बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मॉक हुआ था, तो इंशाल्लाह आज हम मॉक की डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, सेक्शन ए हमारे पास। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट दी एमसीक्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है, तो नॉर्मली अगर हम फुल फ्लैज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तकरीबन आधा घंटा और 45 मिनट हमें एक एक सवाल पे तकरीबन लग जाएंगे। इसलिए जो भी हमारी सारी मॉक की डिस्कशन होगी वो डायरेक्ट सोल्यूशन से होगी, ताकि हम कोशिश करेंगे इसको 2 आवर्स और 2.5 आवर्स के अंदर सारी हम मॉक डिस्कशन कंप्लीट कर लें, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मॉक की डिस्कशन को सुनना। क्योंकि सारे सवाल तो माशा आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, बस आपको कुछ हिंट्स चाहिए होंगे कि इस पॉइंट की ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। वो डिस्कशन में इंशाल्लाह पॉइंट आ जाएगा। तो जिस जिस बच्चे को जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी, जब मैं सारी डिस्कशन कर रहा हूँगा, तो उसका रेलिवेंट पॉइंट भी आ जाएगा, वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये मैं मिस्टेक कर रहा था, वो वहाँ से अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जी। एम कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर अ स्पेशल लाइन ऑफ जीन्स यूजिंग अ जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम ड्यूरिंग मे द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन कंप्लीट जॉब M1। कहता है हमने जॉब M1 जो है वो कंप्लीट कर ली। उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है? 13,700 का, डायरेक्ट लेबर 4,800 की, एडमन 1,400 का, सेलिंग 5,600 का। ओवरहेड वाज अप्लाइड, ये हमारे पास OAR पर मशीन आवर आ गया, OAR पर मशीन आवर आ गया। और जॉब M1 रिक्वायर्ड 800 मशीन आवर्स, और जॉब M1 कंप्लीट करने में 800 मशीन आवर चाहिए। जॉब M1 रिजल्टेड 7,000 गुड जीन, ये 7,000 गुड जीन बनाता है। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट, तो हमें क्या फाइंड करना है? अल्टीमेटली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट का इक्वेशन बना लेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, तो हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट का सबसे पहले फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो हमें पता है कॉस्ट में हमारे पास 3 कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच। एफओएच आपको पता है वेरिएबल भी होता है, फिक्स भी होता है, तो हम दोनों कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन था 13,700, डायरेक्ट लेबर 14,800, तो ये हमने लिख लिया। डायरेक्ट मटेरियल 13,700, डायरेक्ट लेबर 4,800। एफओएच उसने हमें ऑलरेडी गिवन कर दिया था। एफओएच में उसने हमें ओएआर दे दिया था। ओवरहेड वाज अप्लाइड 25 पर मशीन आवर। तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड एक ही है 25 पर मशीन आवर, और टोटल मशीन आवर कितने? 800। तो 800 को 25 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल एफओएच आ जाएगा। ये हमारे पास एफओएच आ जाएगा 25 इंटू 800, तो डिवाइडेड बाय गुड्स यूनिट। गुड्स यूनिट्स ने क्वेश्चन में दिए थे हमें 7,000, तो 7,000 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये 5.5 जो आएगा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये अल्फा ऑप्शन हमारा 5.5 करेक्ट हो जाएगा। एमसीक्यू 2 पे चलते हैं। द कंपनी प्लान अ प्रोडक्ट विद मार्केट प्राइस ₹1200 पर यूनिट। कंपनी ने एक प्रोडक्ट का प्लान बनाया जिसको मार्केट में वो 1200 पर यूनिट का बेचेंगी। डिटेल और एज फॉलोस। एस्टिमेटेड डिमांड 200,000 यूनिट्स हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैनेजमेंट रिक्वायर 12% ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे इस सवाल में एज अ प्रॉफिट के तौर पर आएगा, यानी कि मैनेजमेंट कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है? 12%। यानी कि मैनेजमेंट जितना कैपिटल लगाया उस कैपिटल के अगेंस्ट कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है, सो दैट्स ROI 12%। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो कैपिटल कितना लगाया? 300, तो 300 का 12% अगर हम कर लेंगे तो ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो 300 का 12% कर लेते हैं ज़रा। 300 का 12% करें तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 36 मिलियन, यानी कि 36 मिलियन का ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट, एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट जो हमारे यूनिट कॉस्ट है 1050 है। व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट इज नीडेड टू मीट द टारगेट कॉस्ट। कहता है कि टारगेट कॉस्ट को मीट करने के लिए हम अपनी एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट जो कि हमारे पास 1050 है, 1050 ये हमारे पास एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट है, इसके अंदर हम कितनी परसेंटेज रिड्यूस करें कि हम टारगेट कॉस्ट तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं प्रॉफिट,
तो ये जो कॉस्ट आती है ये हमारे पास टारगेट कॉस्ट आती है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 1200 है, उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ टारगेट कॉस्ट फाइंड नहीं करनी, मुझे टारगेट कॉस्ट परसेंटेज में चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मैं जो फार्मूला बनाऊँगा वो पहले फार्मूला ही परसेंटेज के स्टाइल में बना लूँगा। तो हमारे पास परसेंटेज कैसे आएगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100 करेंगे तो ये वो परसेंटेज आ जाएगी जिससे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट को अपनी रिड्यूस करेंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 1050 ये ऑलरेडी गिवन है 1050, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब मुझे टारगेट कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टारगेट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हमने वर्किंग नंबर 1 बना ली। जैसे हमने वर्किंग नंबर 1 बनाई तो टारगेट कॉस्ट का फॉर्मूला अभी मैंने आपके सामने लिखा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्योंकि टारगेट कॉस्ट पर यूनिट में चाहिए तो सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट में ले रहा हूँ और प्रॉफिट भी पर यूनिट में ले रहा हूँ। प्रॉफिट कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट को ROI से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्रॉफिट आ जाएगा 300 मिलियन का 12%, जो कि अभी मैंने कैलकुलेट किया था, दैट इज 36 मिलियन। तो यहाँ पर हमारे पास 36 मिलियन आ जाएगा। यहाँ पर इसको टोटल यूनिट जो कि 20,000 यूनिट ये क्वेश्चन में गिवन थे 20,000, ये एस्टिमेटेड डिमांड सॉरी 200,000 है, यहाँ पे एक जीरो कम है एक जीरो और लगा लें यहाँ पे, ये 200,000 है 200,000। तो जब 12 माइनस ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1020। ठीक है, इसको जल्दी से एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1200 माइनस कर देंगे हम 1200 माइनस कर देंगे हम 3.12 डिवाइडेड बाय 200,000। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1199 इनके 1020 आ जाएगा। ठीक है जी, 1020 आ जाएगा अच्छा जी 1200, ये तो 1200 आ गया, सॉरी सो दैट्स 300 मिलियन था, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर मेरे पास 1020, ये 1020 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। डन जी, 1020 हमारी टारगेट कॉस्ट आ गई। इस टारगेट कॉस्ट को हमने यहाँ पे पुट किया 1020 और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दोनों गिवन थे, आंसर आ जाएगा 2.86। यानी कि 2.86 से हम क्या करेंगे, अपनी एस्टिमेटेड कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे ताकि टारगेट कॉस्ट के बराबर आ जाए। ठीक है, तो आंसर है 2.86, ये 2.86 हमारा बीट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। टेक वर्ल्ड इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन हैंडसेट। फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंस Tech World has realized that whenever a new design engineer is employed, there is a learning curve. Learning curve का concept आ गया जी। 75% learning rate है which exists for first 15 जॉब। पहली 15 जॉब के ऊपर learning curve हमारी लगेगी और जो पहली जॉब कंप्लीट करूँगा वो 5 आवर्स में कंप्लीट करूँगा। तो आपको पता है ये हमारे पास A आ गया, A इज इक्वल 5 आवर, और लर्निंग कर्व लगेगी फर्स्ट 15 जॉब्स के ऊपर। How long would it take the design engineer to complete the 6th job? अच्छा, ये 6th जॉब है, ये 6th जॉब है, टोटल 6 जॉब नहीं का। अगर 6th जॉब कैलकुलेट करनी है तो 6 माइनस 5 करूँगा, x इज इक्वल टू 6 करूँगा, x इज इक्वल टू 6 करूँगा, फिर उसमें से x इज इक्वल टू 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास 6th जॉब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लर्निंग कर्व का y इज इक्वल टू a इंटू एक्स टू रेस पावर माइनस b। हमारे पास x इक्वल टू 5 है, तो a जो था फर्स्ट अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट जॉब कंप्लीट हुई है वो कितनी आवर्स में कंप्लीट हुई थी, 5, तो a इज इक्वल टू 5 था, तो इस a की जगह 5 आ गया, और ये जो 5 है ये हमारे पास ये x आ गया। तो रेस पावर लर्निंग कर्व माइनस 0.415, ये ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, लर्निंग कर्व ऑलरेडी गिवन है, ये लर्निंग रेट गिवन है। क्योंकि टोटल मुझे 5 जॉब का टाइम चाहिए, 5 जॉब का एवरेज टाइम चाहिए, तो मल्टीप्लाई 5 करूँगा तो 5 जॉब का एवरेज टाइम 12.82 हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। फिर इस तरह x इक्वल टू 6, अगर टोटल 6 जॉब्स कंप्लीट करूँ उनका एवरेज टाइम कितना आएगा, तो a इज इक्वल टू 5 आ गया, अब x का 6 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 6 करूँगा तो ये 6 जॉब्स का एवरेज टाइम आ गया।
तो इसमें से ये माइनस करूँगा, जो डिफरेंस आएगा ये 6th जॉब का, ये मेरे पास 6th जॉब का एवरेज टाइम आ जाएगा। डन जी। तो दैट इज 1.44। सो 1.44 इज माई राइट आंसर। तो ये बीटा ऑप्शन मेरे पास 1.44 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सपोज अ कंपनी सेल 2 प्रोडक्ट, कंपनी 2 प्रोडक्ट सेल करती है, प्रोडक्ट X 5000 का, प्रोडक्ट Y 7500 का, एट द प्रोडक्ट मिक्स 5:2, यानी कि जो रेशियो क्या है इनकी, किस रेशियो से मिक्स करूंगा, 5:2 से करूंगा, 5:2 से करूंगा। हमारे पास ये सेलिंग प्राइस आ गई, यानी कि प्रोडक्ट X की सेलिंग प्राइस आ गई और प्रोडक्ट Y की ये सेलिंग प्राइस आ गई। क्लियर हो गया? अच्छा, किस रेशियो से मिक्स कर रहा हूं, 5:2 से। अगर क्वेश्चन में यूनिट्स गिवन ना हो तो ये जो रेशियो दी जा रही है, इन रेशियो को एज ए यूनिट्स के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। सेलिंग प्राइस ये आ गया, अगर यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन ना हो तो जिन रेशियो से ये आपस में मिक्स हो रहे होंगे यही रेशियो इनके यूनिट्स भी बनेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि अगर 2 यूनिट हम y की यूज़ करेंगे तो x के 5 यूनिट हम यूज़ करेंगे, तो इनको एज आ, जो रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन में, इनको एज ए यूनिट के तौर पर भी हम ले सकते हैं। इट मंथली फिक्स कॉस्ट 200,000, एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो, तो CS रेशियो उसने 25% बनाई दे दी। द बजटेड सेल रेवेन्यू फॉर द मंथ इज ₹1 मिलियन, ये जो 1 मिलियन है ये हमारे पास क्या आ गया जी, बजटेड सेल रेवेन्यू आ गया। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म ऑफ सेल रेवेन्यू फॉर प्रोडक्ट वाई, सिर्फ वाई के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वाई के लिए मुझे क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए सेल रेवेन्यू के टर्म्स में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई 2 हैं, इसलिए मैं कंबाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी से चलूंगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। बजटेड सेल क्वेश्चन में गिवन है 1 मिलियन, ये 1 मिलियन की उसने हमें ये गिवन किया 1 मिलियन, तो बजटेड सेल तो मेरी 1 मिलियन आ गई। ब्रेक इवन सेल मैं फाइंड करूंगा, तो ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 200,000, और यहाँ पे हमारे पास CS रेशियो कितने हैं, 25। सो 200 को डिवाइड करूँगा 200,000 को डिवाइड करूँगा 0.25 से। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका आंसर किधर गया, अच्छा जी, इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। इसका आंसर में से ज़रा इसका आंसर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारे पास, कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं अभी ज़रा। आंसर इसका आएगा जी 1 मिलियन, 1 मिलियन माइनस 200,000 डिवाइडेड बाय 0.25। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 200,000, हमारे पास क्या आ जाएगा 200,000। ठीक है, 2 लाख ही आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख, ये आ जाएगा कंबाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस कंबाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से देखना है कि वाई का कितना हम रखें सेल रेवेन्यू, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करें जो सिर्फ वाई से रिलेटेड हो। अब वाई से रिलेटेड कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हमें उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने हमें कहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो सिर्फ वाई का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो सिर्फ वाई का, और सेल रेवेन्यू की बेसिस के ऊपर करो। तो हम ये देखेंगे कि वाई का सेल रेवेन्यू है क्या, तो उसके लिए हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस या सेल रेवेन्यू हो जाएगा। एक्स के कितने यूनिट्स हैं, 5, ये वही हैं जो कि 5:2 है, ये वही हैं 5:2, उसको एज ए यूनिट्स के तौर पर ले लिया। सेलिंग प्राइस एक्स का और वाई का दोनों का गिवन है, तो एक्स का सेल रेवेन्यू आया 25,000 और वाई का 2 × 75, वाई का सेल रेवेन्यू आया 15,000 और टोटल सेल रेवेन्यू आया 40। तो यहाँ से अगर वाई की रेशियो बना तो वाई की रेशियो क्या बनती है, 15 डिवाइड बाय 40। इसका मतलब जो है ये जो कंबाइंड ब्रेक इवन कंबाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो 2 लाख आई, उस 2 लाख में से वाई का हिस्सा कितना है, 15 डिवाइड बाय 40। तो क्या करूँगा, ये जो हमारे पास 2 लाख कंबाइंड ये जो कंबाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया, ये जो कंबाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया, इसमें से वाई का हिस्सा कितना है, ये कैलकुलेट कर गया
15/40, तो 15/40 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब अगर वाई में 75,000 का हम सेल रेवेन्यू अर्न करें तो फिर ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, ठीक है। सो दैट्स आंसर इज इन रुपीज़, तो ये मेरा आंसर आएगा 75,000 रुपीज़, ये मेरे पास वाई का मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म ऑफ सेल रेवेन्यू आएगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या बन गया, इसका आंसर ये बीटा बन गया हमारे पास, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5 पे आ जाओ। एमसीक्यू नंबर 5 में company used process costing to value its output. Process costing following was recorded for the period. Input आ गया मेरे पास 2000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.5, कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, नॉर्मल लॉस आ गया, एक्चुअल लॉस आ गया, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो आपको पता है कि जब क्लोजिंग नहीं होता तो हमारे पास ईपीयू नहीं बनता, क्योंकि जब क्लोजिंग यूनिट होगा तो फिर ईपीयू बनता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हम बनाते हैं। इसी तरह और जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाता है तो फिर फाइफो और एफओ का मसला आता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ना ईपीयू बनना है, ना फाइफो एफओ का टेंशन है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, कहता है हमें क्या करें, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दे। तो सिंपल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने, तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला सिंपल सा है, मटेरियल प्लस कन्वर्जन। अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है तो माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देंगे। अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो वह ऐड कर देते हैं, और अगर एबनॉर्मल गेन हो तो आउटपुट में से वो माइनस कर देते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, दोनों 1 by 1 करके बताता हूँ। सबसे पहले मटेरियल देखते हैं, मटेरियल हमारे पे कितने हैं। क्वेश्चन में 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 ये मटेरियल आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.5। कन्वर्जन कितना हमारे पास 13340, ये कन्वर्जन हमारे पास 13340, ये हमारे पास एज अ कन्वर्जन के तौर पर आ गया, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट, जिसकी वैल्यूड है ₹3 पर यूनिट। ये वैल्यूड का मतलब है ये इसकी स्क्रैप वैल्यू, इसकी क्या जी, स्क्रैप वैल्यू है। जो भी नॉर्मल लॉस होगा वो ₹3 पर यूनिट का सेल हो जाएगा। 5% ऑफ इनपुट ये मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, तो यहाँ से हम वर्किंग कर सकते हैं। इनपुट 2000 है और उसका 5% क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, और एक्चुअल लॉस जो है वो 150 यूनिट्स हुआ। तो इसकी वर्किंग यहाँ पे मैंने की हुई, मैं आपको शो करवा देता हूँ। हमारे पास इनपुट 2000 है, तो 2000 का 5% लेंगे तो 1000 हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल लॉस मेरा 150 का हुआ है। तो 150 में से 100 नॉर्मल है, तो फिर ये 50 क्या हुआ, 50 अब नॉर्मल लॉस हुआ, तो मेरे पास आउटपुट बन जाएगा 1850। ये जो आउटपुट 1850 उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि सवाल में एबनॉर्मल लॉस भी है, तो एबनॉर्मल लॉस साथ ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के होने से हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहना चाहिए। सो दैट्स वाई आउटपुट के साथ अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो हम ऐड करते हैं, और अगर एबनॉर्मल गेन आ जाए तो हम माइनस करते हैं। तो 1850 आउटपुट था, उसमें एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से 50 को ऐड किया, और स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 3 थी और नॉर्मल लॉस हमारे पास 100 थे, तो 100 इंटू 3 किया, ये नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू हमने मटेरियल कॉस्ट और कन्वर्जन में से माइनस कर दी, और हमारे पास 11.6 का ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। डिनोमिनेटर को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये कि आउटपुट में एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं अगर एबनॉर्मल लॉस है, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो आउटपुट में से ये माइनस करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको इग्नोर करें, बस इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर में लिख दें, उससे डिवाइड कर दें, तो भी आंसर रिमेन सेम रहेगा। दोनों से आंसर रिमेन सेम रहता है। क्लियर। जैसे कि मैं आपको इसको वेरीफाई करवा देता हूँ। अगर आउटपुट मेरा 1850 है और 50 ऐड करूँ, तो यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में टोटल अमाउंट कितनी बनती है, 1900 बनती है। और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँ, इसको यूज़ करूँ, तो तब भी देखिएगा 1900 ही बनता है। वो कैसे, इनपुट कितना है 2000, तो चेक करें, अगर मैं यहाँ पे 2000 रखूँ, नॉर्मल लॉस कितना हुआ 100 का, 100 रखूँ, तो अल्टीमेटली ये 1900 बनता है। तो 1900 ही मुझे लिखना है, बेशक इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस के साथ लिख लूँ तो भी सही है, आउटपुट में एबनॉर्मल लॉस ऐड करना है तो भी 1900 आएगा, इससे भी 1900 आएगा। ये आपकी मर्जी है कि जिस मर्जी आप तरीके से कर लें। डन। तो आंसर आएगा 11.6। तो 11.6 इज माई कॉस्ट पर यूनिट। ये 11.6 आ जाएगा हमारे पास। 6 पे चलते हो। 6 में कह रहा है अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाता है ए बी सी। प्रोडक्ट ए रिक्वायर 200 मशीन सेटअप एंड मशीन आवर यूज ऑन इट वर 1000। ठीक है।
प्रोडक्ट ए को जब मैं बनाता हूँ तो 200 मशीन के सेटअप लगते हैं और 1000 मशीन आवर लगते हैं। हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंट कलर कर देता हूँ। प्रोडक्ट बी बनाऊं तो 400 मशीन सेटअप लगते हैं और 500 घंटे लगते हैं। सी बनाऊं तो 620 मशीन सेटअप लगते हैं और तकरीबन 1500 के करीब मशीन आवर्स लगते हैं। टोटल ओवरहेड कॉस्ट assigned to that cost pool was 183,000 ये हमारे टोटल ओवरहेड का खर्चा आ गया। द मशीन सेटअप ओवरहेड असाइन टू ईच ऑफ द प्रोडक्ट, कहता है द मशीन सेटअप ओवरहेड, ये बेसिस यूज किया उसने, यानी कि ये ड्राइवर उसने यूज किया। कौन सा? मशीन सेटअप। तो अब हमने सिर्फ हर एक प्रोडक्ट के मशीन सेटअप लेने हैं, यानी कि मशीन आवर मेरे काम के नहीं है, मशीन आवर मेरे काम के। तो मशीन सेटअप, ए का मशीन सेटअप कितना है? 200, एक 200 ले लिया मैंने। और सी का मशीन सेटअप कितना है? 620। और बी का मशीन सेटअप कितना है? 400। तो बस ये मैं कंसिडर कर लूँगा। कैसे? यहाँ पर आ जाए ज़रा। अच्छा जी, ए का मशीन सेटअप कितना था जी? 200। तो ए का 200 मशीन सेटअप आ गया, बी का 400 आ गया, सी का 620 का टोटल मशीन सेटअप ये आ गया। अब टोटल ओवरहेड हमारे पास यहाँ से ये टोटल ओवरहेड आ गया 183। तो इसकी रेशियो बनानी है कैसे? 2 डिवाइडेड बाय 1220 मल्टीप्लाई 183 करूँगा तो 3000 ये आ जाएगा। 400 डिवाइड बाय 1220 मल्टीप्लाई 183 करूँगा तो 60,000 ये 60,000 ये आ जाएगा और 93,000 ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास 30, 60, 93 ये मेरे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, होप सो ये समझ लगी होगी आपको। तो ये 30, 60, 93 ये मेरे पास आंसर आ गया होगा। ठीक है, लास्ट देखते हैं जी। 7 Pendulum Limited manufacture 3 products which have the following cost of demand data। 3 प्रोडक्ट हैं जी हमारे पास, M, N और P 3 प्रोडक्ट हैं। परसेंटेजेस कंट्रीब्यूशन टू सेल, यानी कि ये CS रेशियो तो बनी बनाई दे दी, CS रेशियो तो बनी बनाई दे दी 20%, 25% और 30%, ये तो बनी बनाई उसने हमें दे दी। ठीक है जी। अच्छा जी, 2 तरह की हमारे पास सेल्स आ गई, एक मैक्सिमम सेल और एक मिनिमम सेल आ गई। देयर आर फिक्स कॉस्ट 140 मिलियन की फिक्स कॉस्ट है। द लोवेस्ट ब्रेक इवन सेल वैल्यू पर पीरियड सब्जेक्ट टू मीटिंग द मिनिमम सेल वैल्यू कंस्ट्रेंट, कहता है कि मिनिमम सेल वैल्यू को यूज़ करना है, यानी कि ये मिनिमम सेल वैल्यू है तो ये मैक्सिमम सेल वैल्यू को गेम से उड़ा दूंगा। तो मिनिमम सेल वैल्यू की बेस के ऊपर बताएं कि आपके पास लोवेस्ट ब्रेक इवन सेल क्या आएगी, लोवेस्ट ब्रेक इवन सेल वैल्यू क्या आएगी। अब मुझे ब्रेक इवन सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंबाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम सेल वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, कंबाइंड ब्रेक इवन का फॉर्मूला लगाऊंगा। कंबाइंड ब्रेक इवन का फॉर्मूला आपको पता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज CS रेशियो होता है। जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाए, CVP एनालिसिस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएं तो हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल रहते हैं कंबाइंड ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू के लिए। और अगर मुझे कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स चाहिए हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है। अच्छा, अब मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 140 मिलियन आ गया, ये 140 मिलियन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम एक वर्किंग बना लेंगे। हमने यहाँ पे वर्किंग बना ली। मुझे वेटेड एवरेज किसका लेना? CS रेशियो का। तो CS रेशियो का जब CS रेशियो का वेटेड एवरेज लेते हैं तो उसके साथ जो कंपैरेटिव वैल्यूज आती है वो सेल रेवेन्यू आता है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन का वेटेड एवरेज लेता तो कंट्रीब्यूशन के साथ सेल यूनिट्स आते हैं, CS रेशियो के साथ सेल वैल्यू या सेल रेवेन्यू आता है। ठीक है, CS हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 20, 25, 30 ऑलरेडी गिवन है। ये हमारे पास 20, 25, 30 ऑलरेडी गिवन है। सेल रेवेन्यू गिवन है, तो सेल रेवेन्यू क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेल रेवेन्यू कौन सा लेना? मिनिमम। तो मिनिमम सेल रेवेन्यू 20,000, 20,000, 20,000, तीनों में 20,000 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 मिलियन, 20 मिलियन, 20 मिलियन ले लेंगे। अब इसको आगे कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। अब आगे आपने वेटेड एवरेज लगाना है। वेटेड एवरेज आप जिस मर्जी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीक़ों से टीचर ने करवाया होता है। यहाँ पे जो हमने क्लास में एग्री किया था वो मैं आपको बता दूँ कि आप कंट्रीब्यूशन फाइंड करके भी काम चला सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मैंने यानी कि 2 तरीके बताता हूँ। नंबर 1 ये कि ये मेरे पास X आ गया, ये पर W आ गया, डन। और ये जो WX का जो WX या X और W जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा,
यहाँ से जो मेरे पास आंसर आएगा वो आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन का, यानी कि ये सेल रेवेन्यू है और ये सी एस रेशियो है, जब दोनों को क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन। दोनों तरीकों जल्दी से बता देता हूँ। कंट्रीब्यूशन पहले वाला तरीका, मैं डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करके तीसरा कॉलम बनाना और डब्ल्यू एक्स वाला, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाला, जैसे कि हम वेटेड मीन का फॉर्मूला लगते हैं, वेटेड मीन का स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा होगा वेटेड मीन क्या होता है, समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। तो समीशन डब्ल्यू एक्स कैसे बनेगा, सी एस रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल रेवेन्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, क्योंकि आज देखें सेल रेवेन्यू कैंसिल हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन बच जाएगा। दोबारा बता देता हूँ जो मैंने बात कही, अगर मैं सी एस को मल्टीप्लाई करवा दूँ एस से, तो देखें एस से कैंसिल होगा तो कंट्रीब्यूशन आंसर में बच जाएगा। फिर 20 मिलियन का 20% करेंगे, 20 मिलियन का 20% करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मिलियन, ठीक है। फिर इसी तरह अब हम कर लेते हैं 25, तो आ जाएगा 4 मिलियन, 5 मिलियन, और फिर 20 का हम कर लेते हैं 30%, 5 आ गया था, और अब हम कर लेते हैं 20 का 30%, 6 आ गया, 6 मिलियन, ठीक है, क्लियर। तो समीशन डब्ल्यू एक्स तीनों को ऐड करें तो 6 + 4 क्या बनता है 10, 15, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 15 मिलियन, और समीशन डब्ल्यू 20, 20, 60, और ये बनता है 60 मिलियन। तो अगर आप 15 डिवाइडेड बाय 60 करें तो हमारे पास 25% आता है। लेट्स सी चेक कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 25%, 0.25 और ये 0.25। एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई करवाएं। दूसरा तरीका बच्चों को मैंने डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेटर से सिखाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने तो वर्किंग शो करवानी है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, तो ये वाला तरीका ईजी है, इससे आप जल्दी से ईजिली पहुँच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वर्किंग लिखेंगे, वर्किंग के नंबर होंगे तो डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम ये वाला कॉलम लिख लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, और डायरेक्टली 25% हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो आप लोगों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना आती है। 3 पर जाएंगे, एक्स में हम पुट कर लेंगे 20, वाई में 25 और फिर 30, ये कर लिया, और वाई वाले कॉलम में सेल रेवेन्यू पुट करेंगे 20 मिलियन, पूरा मिलियन लिखने की जरूरत नहीं, बस 20 काफ़ी है, यहाँ पे भी 20 लिख लें, यहाँ पे 20 लिख लें। डाटा पुट हो गया, आंसर के लिए शिफ्ट 1 पता ही आपको 4, और फिर ये 2 पे मीन लिखा हुआ 2 इक्वल करेंगे डायरेक्ट 25% आ जाएगा, तो इसका मतलब वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन 25% आ गया। तो 25% को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 140 डिवाइड बाई 25% करेंगे तो 560 मिलियन विल बी दी आंसर। ये 560 मिलियन हमारे पास आंसर आएगा। खैर यहाँ पे किसी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे आप 560 मिलियन एज आंसर के तौर पर रख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारे एमसीक्यूज की डिस्कशन आ गई, ठीक है। इनमें कोई मसला होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। कोशिश करेंगे बस एक ही क्लास में सारी डिस्कशन हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करवा देता हूँ और उसके बाद हम क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन को साथ साथ देख लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है जी, हारून फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट अ केमिकल, HPL जो है केमिकल इंपोर्ट करता है, केमिकल का नाम है CR7 को इंपोर्ट करता है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इस्तेमाल के लिए। HPL uses EOQ मॉडल फॉर ऑर्डरिंग CR7। जो HPL है वो EOQ के मॉडल को फॉलो कर रहा है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। EOQ कितना है 48,000 लीटर, ये उसका EOQ आ गया। कंपनी प्लेसेस 12 ऑर्डर एनुअली, पूरे साल में 12 ऑर्डर चलने हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹200,000 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। अच्छा जी, HPL कंज्यूम्स 1200 लीटर पर डे, तो ये डिमांड पर डे आ गई, यानी कि एक दिन की डिमांड आ गई। नॉर्मल लीड टाइम 18 दिन है। द कंपनी करेंटली मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इक्विवेलेंट टू 2 days। नॉर्मल लीड टाइम 18 दिनों का है और कंपनी क्या करती है 2 दिनों का सेफ्टी स्टॉक रखती है कि अगर 18 दिन तक माल ना आया तो 2 दिन अगर डिले हो जाए तो 2 दिनों का हम सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखेंगे। Recently, certain consignment have been received after the normal lead time। कहता है नॉर्मल लीड टाइम से लेट हो गए हम, ठीक है। An analysis of the delivery
records indicate the following probabilities. ये following probabilities है, 3 दिन लेट हो जाएं इसके 18% चांसेस हैं, 6 दिन लेट हो जाएं तो 7% चांसेस हैं, नो डिले यानी कि अगर कोई डिले ना हो यानी कि 18 दिन थे और यहाँ पे 18 डेज में माल आ जाए कोई डिले नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ गया, कितना लेट आ रहा है 6 डेज, इसका मतलब 18 और यानी कि 24 दिनों में आ रहा है माल, और 3 दिन लेट हो इसका मतलब यहाँ पे 21 दिनों में माल आ रहा है। नॉर्मली 18 दिनों का हमारे पास लीड टाइम है, तो 3 दिन लेट कब आ रहा है, इसका मतलब माल 18वें दिन नहीं आ रहा, 21वें दिन आएगा तो 3 दिन लेट हो गए, 24वें दिन आएगा तो 6 दिन लेट आ गए, 18 दिनों का लीड टाइम है और 18वें दिन आ गया, इसका मतलब कोई डिले नहीं होगा। ये वैसे आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है, वरना इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज ना होने इससे। आगे चलते हैं। इन द इवेंट ऑफ शॉर्टेज, असल गेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको हम रेस कर लेते हैं क्योंकि कहानी का हिस्सा नहीं है, आगे कहानी चल रही। इन द इवेंट ऑफ शॉर्टेज, कहता अगर शॉर्टेज हो जाए, लोकल सप्लायर कैन इमीडिएटली प्रोवाइड 50% ऑफ क्वांटिटी शॉर्ट। लोकल सप्लायर से हम क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। अगर जहाँ से मैं माल मंगवाता हूँ वहाँ से माल ना आया तो मैं क्या करूँगा, 50% जो भी क्वांटिटी शॉर्ट हुई है, मिसाल के तौर अगर 1000 यूनिट शॉर्ट हुए हैं तो 1000 का 50% क्या बनेगा 500, तो 500 यूनिट कहाँ से मुझे मिल जाएंगे, लोकल सप्लायर से मिल जाएंगे एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹80 पर लीटर, और वो मुझे एक यूनिट कितने का यानी कि 1 लीटर कितने का देगा। CR7 एक केमिकल है, केमिकल इन द लिक्विड फॉर्म है, तो वो मुझे ₹80 पर लीटर का केमिकल देगा। प्रोडक्शन रिलेटेड टू रिमेनिंग शॉर्टेज सस्पेंडेड, कहता मान लो अगर 1000 यूनिट शॉर्ट हुए हैं, 1000 में से 500 यूनिट तो सप्लायर से मिल गए, और सप्लायर को क्या करूँगा पर लीटर 80 रुपीज़ दूंगा, तो 500 × 80 ये मेरे पास परचेज कॉस्ट आ गई, आउटसोर्सिंग कॉस्ट। फिर क्योंकि मुझे 1000 यूनिट की ज़रूरत थी, 500 यूनिट तो लोकल सप्लायर से पूरे हो गए, अब जो 500 यूनिट नहीं हासिल कर पाया इसका मतलब वो मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉक आउट की कॉस्ट बनेगी वो 2 बनेगी, स्टॉक आउट कॉस्ट 2 बनेगी, स्टॉक आउट कॉस्ट 2 बनेगी, एक आउटसोर्सिंग कॉस्ट, एक तो आउटसोर्सिंग कॉस्ट बनेगी प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। जो कंट्रीब्यूशन ने लॉस किया वो क्या होगा, वो भी मेरा स्टॉक आउट की वजह से होगा। तो स्टॉक आउट की वजह से आज 2 खर्चे पड़ेंगे, एक 50% यूनिट बाहर से खरीदूंगा, दूसरा 50% जो मैं सेक्रीफाइस करूंगा, लॉस कर दूंगा। अच्छा जी, ओके आगे चलते नहीं। रिमेनिंग शॉर्टेज क्या होगी, सस्पेंडेड होगी, तो सस्पेंशन जैसी होगी तो यहाँ से मेरा कंट्रीब्यूशन लॉस आ जाएगा। डन जी, आगे चलते हैं। 4 लीटर ऑफ CR7 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। ओके, एक यूनिट बनाने के लिए 4 लीटर CR7 चाहिए, यानी कि 4 लीटर CR7 होगा तो एक यूनिट बनेगा। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड इज 480। अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 480 है तो 480 है, इसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, क्योंकि 4 लीटर CR7 करूंगा तो एक फिनिश गुड बनता है। तो जो कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए CR की, तो CR की कंट्रीब्यूशन चाहिए जो कि लीटर में है। कंट्रीब्यूशन तो यूनिट्स का पड़ा हुआ है, तो यूनिट कंट्रीब्यूशन 480 है, उसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ₹120 लीटर, ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन लॉस आ जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा था, कंट्रीब्यूशन लॉस आ जाएगा मेरे पास। डन, CR7 के ना होने का। The management is considering following safety stock policies. Continue maintaining safety stock equivalent to 2 days. हम 2 दिनों का सेफ्टी स्टॉक रख रहे थे, तो मैनेजमेंट ने क्या 2 दिन का रख लें, या इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक टू 3 डेज, या 3 दिनों का रख लें, या इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक टू 6 डेज, या 6 डेज का हम क्या कर लें सेफ्टी स्टॉक रख लें। अब मेरी सारी कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से कि मैं अपना सेफ्टी स्टॉक 2 दिन का रखूँ, मैं अपना सेफ्टी स्टॉक 3 दिन का रखूँ, या मैं अपने सेफ्टी स्टॉक को 6 दिनों पे ले जाता हूँ। यहाँ से मेरा सवाल स्टार्ट होगा। ठीक है जी, तो ये मेरा सोल्यूशन बनेगा 2 डेज सेफ्टी स्टॉक, 3 डेज सेफ्टी स्टॉक और 6 डेज का सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, नाउ मूव टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले ये मेरे पास मेन हेडिंग बनेगी, क्वेश्चन नंबर यहाँ से पॉइंट नंबर 1 होगा, ये मेरी मेन हेडिंग बनेगी। मेन हेडिंग में सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 डेज। ठीक है, अगर डिले होता है 2 दिनों का, अगर 2 दिनों का डिले हो जाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 2 दिनों का ऑलरेडी हमने सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ, तो सबसे पहले हेडिंग बनेगी डिले 2 डेज का। फिर अगर 3 दिनों का डिले आ जाए और अगर 6 दिनों का डिले आ जाए, देन तो आपको पता है कि विच सेफ्टी स्टॉक इज बेटर। इसका डिसीजन कैसे होता है, 2 कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक
टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। टोटल हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल होल्डिंग कॉस्ट मीन एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, और आपको पता ही है हमारे पास डिसीजन मेकिंग है तो नॉर्मली यहाँ पे हम रेलिवेंट कॉस्ट लेते हैं, इसलिए हम क्या लेंगे? टोटल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी सेफ्टी स्टॉक होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। तो सबसे पहले मुझे ये सेफ्टी स्टॉक चाहिए होगा, तो ये सेफ्टी स्टॉक कैसे आएगा वो मैं देख लेता हूँ। सेफ्टी स्टॉक कैसे आएगा वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अगर 2 दिनों का डिले आ जाए तो मुझे कितना सेफ्टी स्टॉक रखना है? 2400 का। ये मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला क्योंकि एक दिन का सेफ्टी स्टॉक कितना होता है? क्वेश्चन में पढ़े, एक दिन कितना इस्तेमाल होता है CR7? 1200 लीटर। अगर एक दिन में CR7 1200 लीटर इस्तेमाल होता है तो 2 दिनों में कितना इस्तेमाल होगा? 2400 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिमांड पर डे जो कि CR7 है वो है 1200। तो अगर 2 दिन वो लेट हो जाए तो कितना सी स्टॉक होना चाहिए? तो 12 इंटू 2 2400। अगर 3 दिन लेट हो जाए 12 इंटू 3 3600। अगर 6 दिन लेट हो जाए 12 इंटू 6 7200 का ये मेरे पास सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सवाल में ये फॉर्मेट बनाया 2 डेज 3 डेज 4 डेज, और सबसे पहले हमने टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की। टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे सेफ्टी स्टॉक चाहिए। तो सेफ्टी स्टॉक 2 दिनों कैसे आएगा? अगर हमें पर डे डिमांड पता चल जाए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया 2 डेज आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमने पूरा सवाल पढ़ लिया, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर हैं, मेरे पास EOQ है, मेरे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर कैलकुलेट कर लूंगा। हमने क्या किया? EOQ का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। EOQ क्वेश्चन में गिवन है 48,000। 2 फॉर्मूले का आ गया। एनुअल डिमांड कितनी है? एनुअल डिमांड कितनी है? तो एनुअल डिमांड देखें, ये 48,000 हमारा ऑन एवरेज है पूरे साल का, और एक साल में हम 12 ऑर्डर देते हैं, तो पूरे साल में हम CR7 के कितने लीटर इस्तेमाल करेंगे? 576,000। तो 576,000 हमारे पास एनुअल डिमांड आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 200,000 था, और ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये हमारे पास एज एक्स आ जाएगा। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास 100, ये 100 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना आता है। तो 100 हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया। तो 2400 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 240 आ गया। 3600 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। 7200 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया। ये हमारे पास आ गए टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ये आ गई होल्डिंग कॉस्ट। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए? मुझे एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट चाहिए, और एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट के फॉर्मूले में 3 चीज़ें आती है। नंबर 1 एवरेज स्टॉक आउट यूनिट, नंबर 1 पे आता है एवरेज स्टॉक आउट यूनिट। नंबर 2 स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। नंबर 3 नंबर ऑफ ऑर्डर या AD आवर OQ। नंबर ऑफ ऑर्डर या इसको हम AD आवर OQ आपको पता है सेफ्टी स्टॉक में ऑर्डर क्वांटिटी में EOQ होता है, तो मैं OQ लिखूं या EOQ लिखूं, बात एक ही होती है। ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। तो अब इन 3 चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वन है वो है एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स एज ए लीटर के तौर पर चल रहा है, तो एवरेज स्टॉक आउट लीटर। तो यहाँ से मुझे वर्किंग 2 बनानी पड़ेगी, जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सवाल तकरीबन खत्म हो गया। वर्किंग 2 पर आ जाओ। वर्किंग 2 में 2 कम कर सकते हैं आप। ठीक है, नंबर 1 मुझे एवरेज स्टॉक आउट लीटर चाहिए। स्टॉक आउट का मतलब ये है कि अगर माल ना आया तो कितना स्टॉक आउट होने का डर है, सिर्फ ये चाहिए मुझे। तो हमारे पास नॉर्मली 3 केसेस थे। अगर 2 दिनों का सेफ्टी स्टॉक हो, अगर 3 दिनों का सेफ्टी स्टॉक हो, और अगर 6 दिनों का सेफ्टी स्टॉक हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अगर 2 दिनों का सेफ्टी स्टॉक हो। लॉजिकली चलें तो जिंदगी आसान रहती है। अगर आप पर्टिकुलर फॉर्मेट से चलें तो पर्टिकुलर फॉर्मेट से भी चल सकते हैं। सम टाइम उससे एक डर ये होता है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट हमारा टाइम ज़्यादा लगवा देता है। हालांकि अगर थोड़ा सा हम दिमाग इस्तेमाल करें, लॉजिक इस्तेमाल करें, तो हम फजूल के स्टेप्स को निकाल कर आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। डन जी। अच्छा, पहले
मैं आपको सिखाता हूं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। देखें, रिक्वायर्ड सेफ्टी स्टॉक मतलब मुझे सेफ्टी स्टॉक कितना चाहिए, करंट सेफ्टी स्टॉक का मतलब अभी मेरे पास सेफ्टी स्टॉक कितना पड़ा है। ठीक है, अगर 2 दिन 2 डेज का सेफ स्टॉक रखूं तो ये करंट सेफ स्टॉक है, यानी कि करंट सेफ स्टॉक 2 दिनों का है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1200 करूंगा, एक दिन में 1200 इस्तेमाल होता है, 2 दिनों में, इसका मतलब करंट सेफ स्टॉक 2400 का मेरे पास पड़ा हुआ है। रिक्वायर्ड मुझे जरूरत कितनी है, अगर 2 दिन डिले हो जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1200 करूंगा तो 2400 आंसर आएगा। अगर 3 दिन डिले हो जाए तो 2 इंटू 1200 करूंगा तो 3600 आएगा। और अगर 6 दिन डिले हो जाए तो 6 इंटू 1200 करूंगा तो 7200 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, अब इन दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ करेंगे एडिशनल सेफ स्टॉक, यानी कि ये जो एडिशनल सेफ स्टॉक होगा ये मेरे स्टॉक आउट यूनिट्स होंगे। ये ऐसे ही हमने लिखा जैसे हम सवाल में लिखते थे, यहाँ पर हमारे पास रीऑर्डर लेवल आ गया और यहाँ पर डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आ गया। फिर हम दोनों को कंपेयर करके और यहाँ से हम अपने स्टॉक आउट यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया करते थे। ये वो वाला बिल्कुल डिजाइन बना हुआ है, ठीक है नी। तो 2400 में से माइनस किया तो 0 आ गया। मुझे 3600 की जरूरत है, मेरे पास 2400 पड़े, इसका मतलब 1200 शॉर्ट हो गया, तो ये 1200 का स्टॉक आउट हो गया। मुझे 7200 की जरूरत है पर मेरे पास तो 2400 पड़ा हुआ है, तो 4800 का स्टॉक आउट हो गया जब इसको इसमें से माइनस करूंगा। ठीक है, ये है फॉर्मेट वाइज पैटर्न। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करूं तो सोचें, मुझे ये दोनों कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस लगा रहा हूं, फिर विषय अपने मिटाना होगा। मुझे ये दोनों कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने सिर्फ मेरा टाइम खाया, इन्होंने मेरे सोल्यूशन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं की। मुझे स्टॉक आउट यूनिट चाहिए थे, ये तो मैं दिमाग से मेंटली खुद ही डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, देखें, अगर 2 दिनों का सेफ स्टॉक, क्वेश्चन 2 दिनों का है, तो देखें 2 दिनों का तो ऑलरेडी आप सेफ स्टॉक रख रहे हो, तो स्टॉक आउट तो नहीं होगा, डायरेक्टली मैं यहां पर आ गया। अगर 3 दिन डिले हो जाए, 3 दिन डिले हो जाए तो देखें 2 दिनों का तो सेफ स्टॉक रखा हुआ है, तो अगर 3 दिन डिले हो जाए तो 1 दिन का नुकसान होगा, तो 1 दिन का सेफ स्टॉक कितना होता है, 1200 का। और अगर 6 दिन लेट हो जाए तो 6 दिन में से 2 दिन का सेफ स्टॉक तो रखा हुआ, बाकी 4 दिनों का नुकसान होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक दिन में कितना सीआर इस्तेमाल होता है, 1200, तो 4 इंटू 1200 डायरेक्ट आप 4800 तक, डायरेक्ट आप सोल्यूशन को यहां से स्टार्ट करके यहां तक ले जाओगे। यानी कि ये 2 कॉलम बनाने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है जी, बना ले तो खैर, ना बना तो कोई मसला नहीं है। 1200 अब इनके स्टॉक आउट होने के चांसेस कितने, वो प्रोबेबिलिटीज गिवन थी क्वेश्चन में। 3 दिन की प्रोबेबिलिटी 18 है, 6 दिन की 7% है, और कोई डिले नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारे गेम का हिस्सा बनेगी नहीं, सिर्फ 18 और 7 बनेगी। तो 3 दिन 18, 6 दिन 7। तो पहले वाला 3 दिन था 18, तो 216 आ गया, और 6 दिन की प्रोबेबिलिटी 7% थी, तो 336 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे अगर 2 दिन का सेफ स्टॉक रखें तो। इसी तरह अगर मैं 3 दिन का सेफ स्टॉक रखूं, तो इनको मैं उड़ा रहा हूं, जिंदगी मेरी आसान होगी। अगर 3 दिन का सेफ स्टॉक रखूं तो 2 दिन डिले आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 3 दिन का सेफ स्टॉक रखा हुआ ना, तो अगर 2 दिन डिले आ जाए कोई टेंशन नहीं। देखो, कोई टेंशन नहीं। 3 दिन का सेफ स्टॉक रखा हुआ तो 3 दिन ही लेट हो जाए तो कोई मसला, 3 दिन का सेफ स्टॉक रखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं। अगर 3 दिन का सेफ स्टॉक रखा हुआ है और 6 दिन लेट आ जाए तो सिर्फ 3 दिन एक्स्ट्रा ऊपर पड़ेंगे। तो 3 दिन एक्स्ट्रा कैसे आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1200, 3600, और उसके चांसेस कितने, 7%, तो 252 ये आ जाएगा एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स अगर मैं 3 दिन का सेफ स्टॉक रखूँ अपने पास। एंड द लास्ट वन इज, वो तो सबसे इजी है, अगर मैं 6 दिनों का सेफ स्टॉक रखूँ तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 6 दिनों का लेट हो सकता है, और 6 दिनों का मैंने सेफ स्टॉक रखा है, तो ना इधर स्टॉक आउट यूनिट आएगा ना यहाँ पे चुपचाप नील आ जाएगा। तो ये देखिए, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, चुपचाप नील लिखते जब 6 दिनों का सेफ स्टॉक रख लिया। मैक्सिमम 6 दिन लेट हो सकता है, तो 6 दिनों का सेफ स्टॉक रख लिया तो हमारे पास कोई स्टॉक आउट यूनिट्स नहीं आएंगे। डन, इन सारों को फॉर्मेट पुट करते हैं। पहले वाला 552, दूसरे वाला 252। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स 2 दिन का 552, 3 दिनों का 252, और अगर 6 दिनों का सेफ स्टॉक रख लें तो ऑब्वियस बात है एवरेज स्टॉक आउट यूनिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगली टेंशन है स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर। ये स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर कैसे आएगी, अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आ जाए जरा,
इसके लिए आप वर्किंग नंबर ये वर्किंग नंबर 3 कर लें, ये वर्किंग नंबर 3 कर लें, इसको वर्किंग नंबर 3 कर लें और यहाँ से वर्किंग नंबर एक 4 बना लेते हैं, यहाँ से एक वर्किंग नंबर 4 बना लेते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर, इसकी दो कैलकुलेशन है, दो तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आंसर रिमेन सेम रहेगा। मैं दोनों सिखा देता हूँ आपको, दोनों बता देता हूँ। वर्किंग नंबर 4 स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर, वर्किंग नंबर 4 है जी, स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर है। स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर में CR7 अगर अनअवेलेबल है, इसका मतलब शॉर्टेज है, तो 50% शॉर्टेज लोकल सप्लायर से पूरी करेंगे और 50% जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन लॉस हो गई, बात पहले कर चुका। अगर मैं सप्लायर से 50% खरीदूंगा तो यहां से दो पैटर्न है, चेक करें। मैंने प्राइस का डायरेक्टली 50% ले लिया, दोबारा बता रहा हूं, ये बात थोड़ी सी हजम करने में मुश्किल है, इसको आसान करके भी तो बता दूंगा जरा, यानी कि ये भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। मैंने प्राइस का 50% ले लिया तो आंसर आया 40 लीटर। तो यहां से एक सवाल पैदा होगा आपके माइंड में, शायद देखें 50% प्राइस का तो नहीं लेना, यानी कि जितने स्टॉक आउट यूनिट्स होंगे उसका 50% लेना ना। तो अगर सप्लायर 1 लीटर 80 रुपये का देता है, सर वो 80 का ही देगा, वो 40 का नहीं देगा। इसकी ट्रीटमेंट के दो तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप डायरेक्ट प्राइस को रिड्यूस कर लो फिर भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप यूनिट्स को रिड्यूस कर लो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी दोनों को प्रूव करके दिखाता हूं। अभी कंट्रीब्यूशन पर लीटर आपको पता है 480 पर यूनिट था, डिवाइड बाय 4 करूंगा क्योंकि 4 लीटर CR7 मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, तो ये ₹120 पर लीटर कंट्रीब्यूशन लॉस था। क्योंकि 50% हमने सप्लायर से खरीदना है तो 120 का भी 50% लेंगे जो कि 60 बनेगा, तो 60 कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा और 40 जो है ये हमारे पास आउटसोर्स प्राइस आएगी। तो 40 और 60 क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा तो ये 100 हमारे पास बनेगी स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर, स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर। इसको और अच्छे से समझाता हूँ, इस वाले पॉइंट यहाँ पर आ जाओ, ये वाले पॉइंट को अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा जी, अगर मैं 2 दिनों के सेफ स्टॉक की बात करूं तो टोटल यूनिट कितना है 552। इस 552 में से ना 50% जरूरत मेरी सप्लायर पूरी करेगा और 50% मैं बनाना छोड़ दूंगा, यानी कि 552 का 50% करें तो कितने यूनिट बनते हैं 276। तो 276 मैं सप्लायर से ले आऊँगा और ये 276 मैं नहीं बनाऊंगा। तो अगर 276 को सप्लायर से ले तो सप्लायर एक यूनिट 80 का देता है, तो 276 मल्टीप्लाई बाई 80 किया और जो कंट्रीब्यूशन लॉस 276 हुआ वो कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हुआ पर लीटर 120, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और एट देन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 55200। क्लियर। और दूसरा तरीका, और जो मैंने कहा कि यूनिट्स को बीच में ना लेकर आओ, डायरेक्ट प्राइसेस के साथ खेलो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करें, वो रेट दे रहा था, टोटल यूनिट्स इतने हैं, बात वही है, बात वही है। 80 का 50% ले लें 40 बना था, 120 का 50, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 80 का 50% लें 40 बना था, 120 का 50% लें 60 बनता, 60 और 40 100 मल्टीप्लाई बाय 552 कर दें तो भी आंसर दोनों का सेम रहता है। फर्क क्या हुआ, यहाँ पे यूनिट्स के ऊपर परसेंटेज लगा दी, यहाँ के ऊपर टोटल ले लिया और परसेंटेज रेट पर लगा लिया, मल्टीप्लिकेशन होनी है, फर्क आंसर पे कोई नहीं पड़ता। जैसे आपको आसानी हो तो आप ये कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी वो आएगी 100, 40 और 60 ये 100 आ जाएगी। क्लियर, ये बात ध्यान में रख लेनी है, 40 और 60 ये हमारे पास 100 आ जाएगी। ठीक है, अगर वैसे नहीं करना तो फिर आप ऐसे सेपरेटली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लिख ली स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर, ये 100 लिख ली, ये 100 लिख ली, ये 100 लिख लिया हमने। अब ये देख लीजिएगा 100 कैसे लिखा हुआ है मैंने। क्लियर, अगर 100 नहीं लिखना, ये 100 ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 552 जब मल्टीप्लाई 100 करेगा तो आंसर वही बना है 55200, वही बनना है, ये वाला आंसर वही बनना है 55200। ऐसे कर लो जैसे कर लो आंसर सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, इससे फ़ायदा, इस वाले से फ़ायदा क्या होता है, अगर हम सिर्फ रेट को हाफ ऑफ कर लें और एट देन यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दें, इसका मतलब होता है हमें होल्डिंग कॉस्ट पर लीटर एक कॉमन मिल जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट पर लीटर कॉमन मिल जाएगी। अगर आपने कॉमन नहीं करना तो आपको यूनिट्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए, यानी कि फिर आप 552 नहीं लेंगे, इसका 50% लेना पड़ेगा आपको, ये बात याद रखिएगा।
नंबर ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन थे, 12 ऑर्डर थे एनुअल, ये क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि पूरे साल में 12 ऑर्डर होंगे। तो क्या करेंगे, ये एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स आ गया, ये एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स आ गया, ये होल्डिंग कॉस्ट सॉरी स्टॉक आउट कॉस्ट पर लीटर आ गया, और ये नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए। तो इन तीनों बॉक्स को 1 2 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 662400 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 302 आ जाएगा, और जब ज़ीरो आ गया तो ये सारा ज़ीरो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, टोटल होल्डिंग कॉस्ट वर्सेस टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों का मुकाबला करें तो लोवेस्ट कॉस्ट किस में आ रही है, 662 मेरे ख्याल में 3 दिन आ रही है। सो दैट्स द बेस्ट यूजेज ऑफ सेफ स्टॉक। इसका मतलब मुझे 3 दिन का सेफ स्टॉक रखना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी टोटल कॉस्ट कम आ रही है। तो HPL शुड इंक्रीज सेफ स्टॉक फ्रॉम 2 डेज यूजेज टू 3 डेज, 3 दिनों का रख लें, उससे क्या आ रही है, आपके पास एनुअल कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, होप सो आपको इसको सवाल समझ लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 CVP का सवाल था जी, कंबाइंड ब्रेक इवन यूनिट्स का सवाल था। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है ऑर्बिट कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, स्मार्ट लैम्प बनाते हैं और पावर एडॉप्टर बनाते हैं, 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। द कंपनी expect that sale mix will remain constant, 1 smart lamp for every 4 power adapter। अगर मैं 4 पावर एडॉप्टर बेचता हूं, अगर मैं 4 पावर एडॉप्टर बेचता हूं तो उसके बदले में 1 स्मार्ट लैंप बेच सकता हूं। कहता है ये कांस्टेंट रेशियो रहेगी। पर्टिकुलर में सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सेल कमीशन गिवन है, 5% ऑन सेल लगेगा, ये 2% ऑन सेल लगेगा। द कंपनी एक्सपेक्टेड टू इंकर फॉलोइंग एनुअल फिक्स कॉस्ट। तो एनुअल फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन, एडमन, एडवर्टीजमेंट, OPL ऑल्सो अपडेट, बैंक लोन, एनुअल इंटरेस्ट 12 लाख है। तो 1 दिन ऑलरेडी हैं, तो इसमें 12 लाख अगर मैं ऐड कर दूं तो ये तो मेरे पास आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे पास यहीं से आ जाएगी, 1 2 3 4, चारों को ऐड करूँगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी 2 3 4 0 0 0 0, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करके टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, और टैक्स रेट 29% है, इसका कोई काम हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने टारगेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, सिंपल ब्रेक इवन फाइंड करना है। कहता है ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू, क्योंकि 2 प्रोडक्ट हैं तो फॉर्मूला यूज होगा कंबाइन, C फॉर कंबाइन ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू, फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज CS रेशियो। आपको पता है जब सेल वैल्यू आ जाए, सेल रेवेन्यू आ जाए तो CS रेशियो होता है। अगर सेल यूनिट होते हैं, ब्रेक इवन सेल यूनिट होता तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट 2 3 400, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख ली। अब सिर्फ मुझे क्या चाहिए, CS रेशियो। अब CS रेशियो को 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डन जी। अच्छा, तो CS की वेटेड एवरेज लेना है, तो CS और वर्सेस सेल रेवेन्यू। तो मुझे क्या चाहिए, लैम्प का कंट्रीब्यूशन टू सेल चाहिए और एडाप्टर का कंट्रीब्यूशन टू सेल चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, छोटी सी वर्किंग बना लूँगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन और सेल की, लैम्प की और एडाप्टर की। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक वर्किंग बना ली। ये हमारे पास आ गया लैम्प, तो लैम्प की सेलिंग प्राइस 2000 गिवन थी, ये 2000 गिवन है यहाँ से, अगर नज़र आ रहा हो, ये 2000 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2000 यहाँ से 1200 ये माइनस करें, और 2000 का 5% ये भी माइनस करें, तो ये डायरेक्टली यहाँ से कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं 2000 का 5% लूँ तो ये बनता है 100, तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन बन जाता है 700, और इसी तरह 100 ये 600 माइनस करूँगा, और 1000 का 2% 20 आ गया, तो 20 क्या करूँगा, ये माइनस करूँगा, तो ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आता है 380, ये 380 मेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल यहाँ से इजीली बन सकती है। कंट्रीब्यूशन टू सेल, तो लैम्प की कंट्रीब्यूशन टू सेल कितनी है, लैम्प की कंट्रीब्यूशन टू सेल कितनी है, ये आ जाएगी लैम्प की कंट्रीब्यूशन टू सेल 70 डिवाइडेड बाय 700 डिवाइड बाय 2000, और एडाप्टर की कंट्रीब्यूशन टू सेल क्या आ जाएगी 380 डिवाइडेड बाय 1000, ये मैंने लिख लिया, 7 डिवाइडेड बाय 2000 और 380 डिवाइड बाय 1000। डन जी।
आगे मुझे लिखना है सेल रेवेन्यू। सेल रेवेन्यू, अब सेल रेवेन्यू कैसे आएगा? अब सेल रेवेन्यू हमारे पास कैलकुलेट होगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अगर मैं लैंप 1 बेचूं तो लैंप का यूनिट 1 है, आपको पता है ये बनती है 4:1, और आपको मैंने पहले ही बताया था एमसीक्यू में इसका यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस लैंप का 2000 है और उसका यूनिट 1 है, तो सेल रेवेन्यू कितना निकलेगा? 2000 निकलेगा। और एडाप्टर का 4 है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो ये 4000 जो है ये सेल रेवेन्यू मेरे पास आ जाएगा। तो सेल रेवेन्यू मेरे पास 2000 और 4000 आ गया, ठीक है। तो ये 2000 4000 ये आ गया सेल रेवेन्यू 2000 4000। यहाँ से हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कंबाइन फाइंड कर लेंगे, जो क्या आएगा 37%। ये आपको बता के कैसे आएगा। क्लियर? क्लियर? अच्छा जी, तो डिवाइड किया तो ये मेरे पास कंबाइन ब्रेक इवन सेल आ गया 63.24 मिलियन, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 का आंसर आ गया, खत्म कहानी। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट शुड बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। बताएं हर एक यूनिट कितने बेचूं ताकि मुझे ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू मिल जाए, यानी कि मैं कितने लैंप बेचूं, यानी कि कितना लैंप का रेवेन्यू आए कि ब्रेक इवन आ जाए मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए प्रोडक्ट वाइज। 63.24 मिलियन का ये भी ब्रेक इवन रेवेन्यू, लेकिन कंबाइंड है, सो दैट्स अ कंबाइंड ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। लेकिन अब मुझे प्रोडक्ट वाइज, ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट वाइज क्या चाहिए, ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए। कितने यूनिट्स बेचूं कि मैं ब्रेक इवन तक पहुंच जाऊं, अब मुझे प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो मुझे ब्रेक इवन दैट शुड बी सोल्ड टू ब्रेक इवन, अब मुझे वो यूनिट्स चाहिए कि अगर मैं इतने यूनिट्स लैंप बेचूं, इतने यूनिट्स एडॉप्टर बेचूं, तो मैं ब्रेक इवन पर आ जाऊं। तो क्या करना है, ये जो कंबाइंड ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू है, इसमें से लैंप का सेल रेवेन्यू का हिस्सा कितना है, 2 डिवाइड बाई 6000। ये चेक करें, 2 सम ऑफ रेशियो कितनी है 6000, तो 2/6 ये आ गया। कंबाइंड सेल रेवेन्यू कितना है 63, तो ये सेल रेवेन्यू किसका आ गया, लैंप का आ गया। मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर दूंगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2000 से, तो इसका मतलब लैंप के 10540 इतने यूनिट्स बेचूंगा तो मेरे पास ब्रेक इवन आ जाएगा लैंप का। और एडॉप्टर कैसे आता है, बड़ा आसान, ये जो लैंप का आंसर है 10540, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। और अगर आपने कैलकुलेट ही करना है तो बिल्कुल एडाप्टर की रेशियो क्या बनती है 4/6, तो 4/6 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस एडाप्टर की 1000 सी, सो 42160, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है नी। तो ये आपके पास सारा आंसर है। क्लियर? तो तकरीबन यहाँ से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। ये वाला सोल्यूशन जो है क्योंकि टाइप करना होता है इसलिए आपको ये वाला सोल्यूशन थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगेगा, ठीक है। अब ये देखें सोल्यूशन हमने जो बनाया सारा, यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और अगर आप खुद से सोल्यूशन बनाएं, ठीक है, खुद से, तो देखें वो फिर आराम सुकून से इजीली मैक्सिमम देखें हमारी वर्किंग ये गई है, ठीक है। क्लियर? तो सम टाइम बच्चों को फॉर्मेट पे और या वर्किंग शो करवाने में सोल्यूशन देखने में लेंथी लगता है, लेकिन हकीकत में वो इतना लेंथी नहीं होता, ठीक है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन पॉइंट पूछने वाला हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन ज़रा हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे ज़रा सोल्यूशन हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसका, ठीक है। फिक्स, ये जो हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है इसको भी हम फिक्स कॉस्ट के तौर पर इंक्लूड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ये नहीं लेंगे बल्कि 23400 वाली लेंगे, ये बात याद रखिएगा। और ये बैंक इंटरेस्ट फाइनेंस ये वाली लाइन को काट देंगे, ये हमारी आसानी है, सोल्यूशन अमेंड करके इसका प्रोवाइड कर देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 कितना टाइम हो गया हमारे पास, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिनर कह रहा है रोशनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट, रोशनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ए सिंगल प्रोडक्ट जैन बनाती है बाय यूजिंग केमिकल लैम्प एज अ मटेरियल। जो केमिकल लैम्प है वो एज अ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। RL फॉलो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ROL परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो करती है, और F को मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इस्तेमाल हो रहा है। ये उसने हमें दे दिया परचेज और इशू, ये हमारे पास रिसीट्स आ गई हैं, और ये हमारे पास इशू आ गया, ये उसका रेट आ गया। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ लैम्प 600 लीटर एट द रेट ऑफ 90 आ गया,
फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ लैम्प ये आ गया। डायरेक्टली रिक्वायरमेंट फॉर रिक्वायरमेंट में जंप करें, रिकनसाइल द फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस, रिकनसाइल कर दो फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस को बैलेंस एज पर रिकॉर्ड, फिजिकल इन्वेंट्री को परपेचुअल इन्वेंट्री के रिकॉर्ड से बैलेंस कर दो। ठीक है, ये हमारा मेहांटी लिमिटेड वाला जो मेहनत लिमिटेड वाला सवाल है, ये उस तरह का सवाल है। वहाँ पे 2 प्रोडक्ट थी, यहाँ पे अब सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल लैम्प, केमिकल लैम्प की क्लोजिंग इन्वेंट्री का ये हमने फाइंड करना है। और ऑल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल, अगर कोई मटेरियल कंटेमिनेट हो गया, ख़राब हो गया, तो बताएं उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि कितनी वैल्यू का मटेरियल ख़राब हुआ है। तो फिजिकल इन्वेंट्री को रिकनसाइल करना है परपेचुअल से। तो स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल, आसान अप्रोच है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 में है, पॉइंट नंबर 2 इसका ताल्लुक फिजिकल इन्वेंट्री से। द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ लैम्प 430 लीटर, 430 लीटर फिजिकल में पड़ा हुआ है। तो सोल्यूशन में चलते हैं, ये 430 लीटर हमारे पास फिजिकल में पड़ा हुआ है, तो ये रिकन्सिलेशन हो रही है। और सबसे पहले एज पर फिजिकल काउंट ये 430 लीटर अवेलेबल आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं जी। ड्यू टू कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन की वजह से 70 लीटर ऑफ लैम्प वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फिजिकल काउंट। कहता है चीज़ें ख़राब हो गई, और जब चीज़ें ख़राब हो गई तो जो 70 लीटर था उसको फिजिकल काउंट से एक्सक्लूड कर दिया। दोबारा समझाता हूँ इस लाइन को। चीज़ें ख़राब हो गई, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास केमिकल है, ये ख़राब हो गया। जैसे केमिकल ख़राब हो गया, 70 लीटर वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फिजिकल स्टॉक काउंट। उसको वो पड़ा हुआ, वो फिजिकली पड़ा हुआ है, लेकिन गिनते वक्त मैंने उसको कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये ख़राब था। बेशक ख़राब है, क्या फिजिकली मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। अगर बिल्कुल वो मौजूद है, क्या काउंटिंग में होना चाहिए? बिल्कुल काउंटिंग में होना चाहिए। काउंटिंग में लिखें और साथ लिखें कि ख़राब वाला ही है, पर लिखें तो सही। एक चीज़ फिजिकली पड़ी हुई है, आप उसको डिनाई कर रहे हो कि ये फिजिकली नहीं है, तो ये गलती हुई है। तो जो 70% लैम्प वर एक्सक्लूडेड पास्ट टेंस से ये हमने एक्सक्लूड कर दिया था। अगर हमने एक्सक्लूड कर दिया था तो फिजिकली तो मौजूद था ना, तो हमने कंसीडर नहीं किया, तो हमने किताबों से उड़ा दिया, जबकि फिजिकली ये क्या हुआ था? पड़ा हुआ था। तो इसको फिजिकल इन्वेंट्री में आना चाहिए, हमने फिजिकली इन्वेंट्री में इसको कंसीडर नहीं किया। तो 70 क्या करूँगा, इसको दोबारा ऐड बैक कर दूंगा। तो 70 को क्या कर दूंगा, दोबारा ऐड कर दूंगा। ये ऐड कर दिया। कंटेमिनेटेड स्टॉक एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंट, गलती से हमने इसको गिना ही नहीं था, हालांकि गिनना चाहिए था। इसको हमने फिजिकल स्टॉक काउंट से निकाल दिया, हालांकि फिजिकल स्टॉक काउंट में शामिल होना है इसने, ये फिजिकली मौजूद है तो इसको ऐड करो। डन जी, हमने इसको निकाल दिया था, अब दोबारा फिजिकल में ऐड करेंगे क्योंकि फिजिकली अवेलेबल है। देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 45, और कहता है ये 45 का मार्केट बिक जाएगा, और यही कंटेमिनेटेड वैल्यू है। 70 मल्टीप्लाई बाय 45 करूँगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा ये वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड स्टॉक आ जाएगा, जो कि हमारा ये वाला आंसर है। वैल्यू ऑल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंटेमिनेटेड, वो मैंने बता दिया 70 इंटू 45, जो आंसर आएगा यही मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं। अ कंसाइनमेंट ऑफ 200 लीटर ऑफ लैम्प रिसीव्ड ऑन 1 जून 26, हमारे ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मई का हमारे ईयर एंड हो रहा है। अ कंसाइनमेंट ऑफ 200 लीटर ऑफ लैम्प रिसीव्ड ऑन 1 जून 26, इसका हमारे अकाउंटिंग पीरियड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमने अपने साल के बाद रिसीव किया। was included, was past tense है, was included in the physical inventory, इसको फिजिकल इन्वेंट्री में शामिल कर दिया, हालांकि इसको नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ से 200 को निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 200 को यहाँ से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। मोर ओवर इसके अलावा 50 लीटर ऑफ लैम्प है जो कि हमने इशू किया था 31 मई 26 को। ठीक है, बेहतरीन है, हमारे अकाउंटिंग पीरियड में इशू हुआ, यानी कि ये फिजिकली चला गया होगा। इशूड का मतलब फिजिकली चला गया होगा। आफ्टर द फिजिकल काउंट वर इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंट्री, कहता फिजिकल इन्वेंट्री में शामिल है, हालांकि हमारे अकाउंटिंग पीरियड से पहले इशू हो चुका हुआ है। इसका मतलब इसको फिजिकली मौजूद नहीं होना चाहिए था, इसको तो चले जाना चाहिए था, पर वर इंक्लूडेड इन फिजिकल, वो अभी भी फिजिकल में नजर आ रहा है, तो इसको चुप के परे मारेंगे, इस 50 को माइनस करूंगा, क्योंकि
ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड में इशूड हो गया है। अगर ये इशूड हो गया है तो अभी स्टिल यहाँ पे क्या कर रहा है बैठ के, इसको भेजो यहाँ से, निकालो यहाँ से, ठीक है। तो 50 को क्या करूँगा, ये माइनस कर दूंगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, RL was holding 50 लीटर ऑफ लैम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। RL ने क्या किया, 50 लीटर कस्टमर के बिहाफ पे रखा हुआ है। भाई ये कस्टमर का माल है, मेरा माल नहीं है, तो मेरी फिजिकल काउंट में देखें कस्टमर का माल पड़ा हुआ है। ये स्टोर कीपर को नहीं पता था, जब वो फिजिकली गिन रहा था उसने कस्टमर का माल भी अपना माल समझ के गिन लिया होगा। हालांकि ये 50 हमसे बिलोंग नहीं करता, 50 डजेंट बिलोंग टू आवर कंपनी, ये हमारा है ही नहीं, कस्टमर का। तो ये फिजिकल में नहीं आना चाहिए, तो फिजिकल में आ चुका है, इसको चुप के परे मारेंगे, माइनस करेंगे 50 को, तो 50 को यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या कर लिया, इशू और इन्वेंट्री हेल्ड विद, किधर गया, इशूड मेड आफ्टर फिजिकल काउंट, किधर गया, ओहो ये थोड़ी सी इंग्लिश तरतीब हो गई है। इन्वेंट्री हेल्ड ऑन बिहाफ कस्टमर बिहाफ, वो ये वाला है, इसकी इंग्लिश ज़रा चेंज कर लीजिए, और इसकी इंग्लिश ये वाली है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, तो कस्टमर के बिहाफ पर है, तो हमारा तो नहीं है, तो इसको निकालना पड़ेगा फिर। वेयर एज 100 लीटर ऑफ लैम वर हेल्ड बाय 100 लीटर ऑफ लैम वर हेल्ड बाय वन ऑफ सप्लायर ऑन RL बिहाफ। इसका मतलब 100 लीटर जो लैम है वो हमारे किसी सप्लायर ने होल्ड किया हुआ है, हालांकि वो हमारा स्टॉक है, तो फिजिकली वो मौजूद नहीं है। क्या मेरी वो परचेज हो चुकी है, परचेज हो चुकी है, क्या किताबों में रिकॉर्ड हो चुकी है, वो रिकॉर्ड हो चुकी है, क्या उसको फिजिकली मौजूद होना चाहिए, लेकिन अभी वो सप्लायर के पास पड़ा हुआ है। क्या मेरे पास होना चाहिए, उसको बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए, वो मेरी इन्वेंट्री है, मेरा स्टॉक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने पास रखूँगा। तो 100 को क्या करेंगे, हम ऐड बैक करेंगे, उसको हमारी फिजिकल इन्वेंट्री में शामिल होना चाहिए, तो 100 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, क्लियर। लास्ट देखते हैं, 120 लीटर ऑफ लेम वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। ये जो 120 लीटर है ना, वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन प्रोसेस से रिटर्न हुआ ऑन 1 जून 26 रिस्पेक्टिवली। 1 जून 26 हमारे अकाउंटिंग पीरियड से बाहर है, तो इस वाली लाइन को इग्नोर करूंगा, इसका ना फिजिकल से कोई ताल्लुक था, ना परपेचुअल इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक है। पॉइंट नंबर 7, 60 लीटर ऑफ लेम वर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन, अच्छा ऊपर वाली रिटर्न आई है, लेकिन वो रिटर्न है 1 जून को। अब नीचे वाली 60 लीटर की जो रिटर्न आई है वो चेक करें, हमारी आखिरी दिन आई 31 में, हाँ ये हमारी परचेज रिटर्न होगी, इशूड रिटर्न होगा जिसको हम कहेंगे, ये हमारा इशूड रिटर्न होगा। तो अगर ये जब रिटर्न हुआ, प्रोडक्शन वालों ने कहा 60 लीटर वापस ले जाओ, तो ये मेरे फिजिकल इन्वेंट्री में 60 लीटर ऐड होने चाहिए, तो इसको 60 को ऐड कर दूंगा, तो ये 60 को ऐड कर दिया, तो फिजिकल इन्वेंट्री में मेरे पास एज पर रिकॉर्ड फिजिकली 360 यूनिट, 360 लीटर का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब मैं इसी 360 को वेरीफाई करूंगा परपेचुअल से। परपेचुअल को स्टार्ट करने से यहां से पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में कितने लीटर पड़े हैं, 600 लीटर पड़े हैं 90 के हिसाब से, यहां से जरा ध्यान से मेरे साथ चलेगा। ओपनिंग में 600 लीटर पड़े हैं 90 के हिसाब से, ये आगे मेरे पास 600 लीटर 90 के हिसाब से अमाउंट बनती है 54,000। फिर यहाँ पे लेजर पर आ जाए, उसके बाद 300 लीटर 84 वाले, 300 लीटर 84 वाले, तो ये 300 लीटर 84 वाले आ गए, और टोटल देखें बैलेंस कितना बच गया होगा यहाँ पे, 300 600 300, ये 900 बैलेंस बच गया मेरे पास, ये बैलेंस लिखा हुआ, ठीक है। और क्योंकि एफ को चल रहा है तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो 79 आ गया, इन दोनों को ऐड करूंगा 900 आ गया, तो ये 88 कैसे आया होगा, ये 88 आएगा 200 डिवाइडेड बाय 900 करूंगा, तो 88 का मेरे पास ये एफ को का रेट आ गया, ठीक है जी, यहाँ तो कोई मसला। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने 2 इशू किए हैं, 500 और 250 के 2 इशू किए हैं। 500 250 2 इशू के दरमियान में कोई परचेज नहीं, कोई और हमारे पास रिसीट नहीं है, तो दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, 750 का इशू किया, तो 900 पड़े में 750 इशू कर दूंगा, तो रिमेनिंग मेरे पास 150 रह जाएगा बैलेंस, तो ये माइनस क्या 150 का बैलेंस रह गया, और एक ही रेट चला 88 वाला, तो 150 88 के हिसाब से 13200 ही मेरे पास पड़ा हुआ है। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद अगले देखिए क्या कॉलम है, 500 की रिसीट आई है 92, तो 500 मल्टीप्लाई में 92 कर दूंगा,
ये भी कर लिया, 500 मल्टीप्लाई बाई 92 ये भी मैंने कर लिया। तो 150 में 500 मल्टीप्लाई 92 कर दिया, तो यहाँ पे दोबारा बैलेंस करूँगा क्योंकि डिफरेंट रेट आ गया, एक 88 वाला एक 92 वाला। तो 13,200 प्लस 46,000 ये मेरे पास आ जाएगा 59,200 डिवाइडेड बाय करूँगा 150 प्लस 500 650 से डिवाइड करूँगा तो ये 91.08 का आपको रेट आ गया। 650 बैलेंस आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। आगे देखते हैं क्या हुआ। 500 के बाद आगे एक मसला आया, नहीं अभी मसला नहीं आया, 500 के बाद एक 200 का इशू आया, ये कोई मसला नहीं भी, 200 का इशू करेंगे, इसको तो निकालें। तो 500 के बाद 200 चला गया, तो 650 में 200 चले गए, किस रेट वाले 91.02 वाले, तो 450 का ये बैलेंस रह गया। अब 450 के बाद देखेंगे क्या हुआ। यहाँ पे दो मसले में 450 के बाद, इस 200 के बाद हमने क्या किया, 280 रिसीव किया। ये कब की बात है, 280 कब की बात है, 24 मई को। लास्ट में है 24 मई, ये 24 मई लिखा हुआ है, लास्ट में वो कह रहा है 180 लीटर ऑफ लैम्प परचेज ऑन 24 मई वर इनएडवर्टेंटली रिकॉर्डेड एज 280 लीटर। कहता है ये जो 280 लिखा हुआ है ये गलती से लिखा गया, हालांकि ये 180 है, तो 280 की जगह मैं 180 लिखूंगा, यानी कि 180 की रिसीट लिखूंगा, 280 नहीं लिखूंगा, बस ये करना है मैंने। क्लियर। तो हमने क्या किया, 180 को क्या कर लिया, ऐड कर लिया 24 मई को, और इसका ताल्लुक है पॉइंट नंबर 1 2 3 पॉइंट नंबर 8 से, पॉइंट नंबर 8 से हमें पता चला, ठीक है। तो 180 को हमने ऐड कर लिया, तो 450 में 180 ऐड करेंगे तो 630 बन जाएंगे, 450 180 630 बन जाएंगे। तो दो डिफरेंट रेट आ गए, तो एफ को लगाना पड़ेगा, तो 58265 को डिवाइड करेंगे 630 से, तो ये नया रेट आ जाएगा 92.48 का। इसके बाद देखें क्या हुआ, लास्ट में आखिरी दिन 31 मई को 330 का एक इशू हुआ, और एक और मसला यहाँ पर आया था 31 मई को, एक और ये दे 60 लीटर ऑफ लैम्प वर इशूड रिटर्न। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 31 मई, यानी कि 31 मई को 330 इशू हुए हैं और 60 वहाँ से रिटर्न हो गए, ठीक है। तो हमने इशू भी किए हैं और इशू रिटर्न भी हमारे पास आ गया, ठीक है। तो दोनों को साइमल्टेनियसली डील करना चाहते हैं, कर लें। तो सबसे पहले 330 को भेजते हैं हम, तो 630 में से 330 भेजे और 60 हमारे पास वापस आ गए, तो 60 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और तीनों की रेट से। तो नेट हमारे पास चेक करें, 630 में से 330 माइनस करें, 60 ऐड करें और चेक करें कि हमारे पास लेजर में भी 360 आ गया, और चेक करें फिजिकल में तो पहले 360 तक, तो ये रिकनसाइल हो गया, ठीक है। 360 का रेट क्या है 92.4, और ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री परपेचुअल की, और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गई, ठीक है। और लास्ट में उसने कहा कि रिकनसाइल फिजिकल को करवा दो, वो हो गया। डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ केमिकल लैम्प, केमिकल लैम्प की क्लोजिंग इन्वेंट्री बताएं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में दो तरह की इन्वेंट्री पड़ी है, गुड भी पड़ी है और कंटेमिनेटेड यानी कि डैमेज यानी कि डिफेक्टिव भी पड़ी है, तो अलग अलग कर देंगे। मेरे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक निकला 360 का, 360 में से 70 कंटेमिनेटेड था, ये यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी, ये 70 कंटेमिनेटेड 70 थे। तो 360 में से 70 निकालें तो 290 गुड्स यूनिट हमारे पास आ गए, और गुड्स यूनिट का हमारे पास वेटेड रेट क्या है 92.48, तो 290 गुड्स यूनिट है तो रेट है 92.48, ये उसकी कॉस्ट आ गई। और कंटेमिनेटेड 70 थे, उसकी NRV 45 गिवन थी, यानी कि वो 92 का नहीं होगा बल्कि 45 का होगा, और 3150 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, यहाँ पे पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट जो है इंशाल्लाह फिर अभी ये यहाँ से नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, इसके 2 पार्ट बना लेंगे, वरना फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त भी ऑफ कर दें।